स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी हैं। आगे की खबरों पर पढ़ूं और काफ़ी खासी इंटरेस्टिंग खबरें। उससे पहले आपको ज़रा फिर उपचुनाव का नतीजों का अपडेट दे देते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर लगातार जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 15वें राउंड की काउंटिंग में प्रशांत किशोर को इस वक्त काफ़ी बड़ी बढ़त मिल चुकी है। अभी तक 8,202 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। लगातार 15वें राउंड में भी आगे, अब तक हर राउंड में आगे रहे हैं, एक राउंड में भी पिछड़े नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट की जो मार्जिन है पीछे रहने का, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। और दतिया की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की सीट, तो वहां भी मार्जिन में अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, 3,295। मतलब अब वो ठीक ठाक साइजेबल बढ़त के साथ फिलहाल आगे चल रही है। यहाँ 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन बांकीपुर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होने जा रहा है। तो देखिए, अब 31 राउंड तक जानी है गिनती, 15 राउंड हो गया, ठीक आधे राउंड हो चुके हैं। अब आधे राउंड के बाद अगर 8,000 से ज्यादा की लीड हो गई है और हर राउंड में बढ़ रही है, अब तो रिवर्स करने के लिए हर राउंड में बीजेपी को इतना ही वोट कम करना है। तो ऐसा होता नहीं है। एक बस गुजरात का मांजलपुर है, तो बहुत जहां 27,516 से जीतने जा रहे हैं। अगर गुजरात की सीट भी बीजेपी हार जाती तो फिर आज सारा प्रोग्राम हम उसी पे करते हैं। नहीं, तब तो फिर जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सारा प्रोग्राम तो वैसे भी बांकीपुर सामान्य नहीं है भाई। ठीक बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट अभी आप प्रचंड बहुमत से बिहार में जीत के आए हैं। बिहार की जनता ने आपको झोली भर भर के वोट दिया है। उसके बाद आप चाहे जो वजह हो, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि इसको देखते हुए 15 राउंड के बाद हुआ है, 16 राउंड बाकी हैं, कुछ भी अब हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत गहरे आत्मचिंतन, आत्ममंथन का वक्त है। करें तो, नहीं तो कहेंगे एक सीट से फर्क क्या पड़ेगा, ना तो विधानसभा फर्क पड़ेगा, ना सरकार गिरने जा रही है, ना सम्राट चौधरी बदलने जा रहे हैं, कुछ भी बदलने नहीं जा रहा। ये सामान्य चुनाव नहीं है सर। बांकीपुर का जो परिणाम आएगा, इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए कि एक सीट आ रहे। बांकीपुर इनको भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है, चाहे वो बिहार की हो, चाहे आने वाले किसी अन्य राज्य की हो। उनको ये समझना पड़ेगा कि बांकीपुर में आपके इतने स्ट्रांग, और वो उस समय कि 2015 में जब लालू ये दोनों अपने क्या नाम इनका नीतीश कुमार दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से जीती थी। तो ऐसे में अगर बांकीपुर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, जो उनका क्षेत्र नहीं है, उसके बाद भी वो आके अपने घर में हरा रहे हैं, तो ये हमने अभी तक लेकिन जितनी बातें की ना, मैं उसमें हल्का सा, पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा उससे वो है, विरोध है कि हम ये कह रहे हैं कि ये सवर्ण नाराज हो गया तो उधर चला गया, या यूथ चला गया होगा बीजेपी। सबकी नाराजगी इसमें सर, मैं आप हम नाराजगी के चश्मे से क्यों देखें? हम ऐसे क्यों नहीं देखें? अगर किसी को कोई पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव विकल्प दिखाई दे रहा है, प्रशांत उसको असेंबली इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने कौन सी गलत बात की? मैं प्रचार की बात कर रहा हूं। कौन सी गलत बात की थी? यही तो कहा था, मेरा बच्चा हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है। वो एक दंगे की चोट पे कहते थे तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि तुमने आज तक कभी स्कूल के नाम पे वोट ही नहीं दिया। क्या खराबी है इस बात में? सर, एक लाइन जोड़ता हूं। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव के पहले क्या कहा था कि बांकीपुर का एक विधानसभा का चुनाव नहीं, यह सम्राट चौधरी के लिए रेफरेंडम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा और बाद में सम्राट चौधरी को थोप दिया है। तो जनता सम्राट चौधरी से अपनी नाराजगी बताएगी। यह सीट पे भारतीय जनता पार्टी की हार सम्राट चौधरी की हार होने वाली है, और मुझे लग रहा है सीधे सीधे तो बीजेपी को यह सीट हर हाल में हारनी चाहिए थी, चाहे पीके लड़ते या ना लड़ते। लेकिन ऐसा तो नहीं है सर, ये पीके की वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। बिल्कुल। देखिए बात क्या है कि कोई एक चीज तो एंकर की भूमिका में होता है, और बाकी एक्यूमुलेटिव फैक्टर्स उसके साथ काम करते हैं। मतलब आप बांकीपुर सीट में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, ये वैसे ही है जैसे शेर के मांद में जाकर के उसके जबड़े मरोड़ दें आप। ये वैसे ही है। आज भी यदि नितिन नवीन वहां पर खड़े होते तो मेरा अपना गट है कि नितिन नवीन वहां पर जीत जाते, क्योंकि उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात इससे निकल करके आई कि आपके व्यक्तिगत रेपुटेशन चाहे जो कुछ भी है, यदि आप इस मानसिकता से यदि आप कोई कैंडिडेट वहां दे देंगे कि कुत्ता बिल्ली कोई भी आ जाए तो हम आपके लिए वोट करेंगे,
तो आप जनता को चिढ़ा रहे हैं। गुलाम नहीं है जनता। आपने नितिन नवीन जैसे, एक उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लगातार तो भाई वो उनके इंजीनियर परिवार जीत रहा थे, था। भाई प्रोफेसर इंजीनियर थे, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, और एक हेवीवेट मंत्री थे बिहार में। बिहार में हेवी वेट लंबे समय से ईमानदार थे। ईमानदार, एक साफ सुथरी उनकी आपने, छवि थी। हाँ, उनकी जगह पर आपने किसी को भी खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसा आदमी आ गया। प्रशांत किशोर भी रिसोर्सफुल आदमी है। दूसरी बात, असेंबली वाला ये भी तो सोचता है कि भाई मेरा जो कैंडिडेट आए मुझे कुछ दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिसे आप कहते हैं ना कि अपर कास्ट का फ्रस्ट्रेशन, वो है फ्रस्ट्रेशन। आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें, होता क्या है ना कि जब हम लगातार जीतते आते रहते हैं ना, तो हम आत्ममंथन करना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो स्थिति बिहार के दिन में आज है। तो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति भी मेरा वहां मन से एक्चुअली आकर मानने के को कर रहा है कि react कर लोगों ने रहा था। पॉजिटिव वोट दिया। पॉजिटिव वोट हाँ, वो भी एक कारण क्योंकि वो बेहतर बात वो होगी। बेहतर सर बात होता है। क्या और वो है कि मेरे ख्याल भारतीय politics के लिए जनता बेहतर बात पार्टी है। एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और कार्डर आपसे तभी, या तो कार्डर करता क्या है कि घर बैठ जाता है। बैठी गया ना 35%। वो तो वैसे मैंने भी इसलिए बैठ कहा गया ना कि वोटिंग कम आपको, हुई है। मुझे ये याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में चुनाव जब हारे थे, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग तो लगते थे कि जीत ही जाएंगे। बूथ से एक इंप्रेशन मिला, बूथ पर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता भी उस बूथ पर जहां स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर नहीं खड़े थे, भीड़ नहीं थी। वो एक सेंस दे रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ इस है। इलेक्शन में भी नहीं, 2004 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसमें हम लोग एक जब मैसेज- टेलीविजन पर बैठे थे तो लगता था कि अरे बड़े बढ़िया से खाना पीना खा करके बढ़िया से आराम से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही जाएगी। लेकिन जब निष्कर्ष निकला तो उसका अंदाजा जब हम कनेक्ट किए, तो हमने लगा कि अरे हम जिस बूथ पर गए थे वहां तो ये नजारा था, और जब हमने पूछा तो पता लगा क्या कि कार्यकर्ता चलिए, नाराज खैर, घर बैठे हुए हैं। बीजेपी के समर्थकों को भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए कि ये बीजेपी ने अभी तक तो ऐसा नहीं कभी भी इशारा दिया कि वो जड़ हो चुकी पार्टी है। ये पार्टी अपनी गलतियों से सीखती है, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो बिहार बार झटका भी अच्छा होता है। अच्छी लोग बात जो है, है जो उसे- सीख, ये बात ठीक है। अभी बीजेपी मैं जो मेरे leadership पास है, उससे आया सीखती है और है, अपडेट मेरे पास आया है, बिहार बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बताया है 21वां राउंड में 20,824 वोट से पीके आ गए। बस तो खत्म होगी कहानी तो। वैसे भी 15 भी मान लें तो 15-16 तो हो गया। गया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी लीडरशिप में ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है कि वो गलतियों से सीखती है। और जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी फ्लैक्सी हैं, उनको बहुत सारे लोग अलग तरीके से देखते हैं, मैं फ्लैक्सी नजरिए का मतलब यह है कि वो जिस चीज़ों में बदलाव करना हो, पीछे हटना हो, आगे बढ़ना हो, मुड़ना हो, वो सारा काम वो करते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं होता, और वो चीज़ों को भांपकर उस पर तुरंत एक्शन लेने पर आ जाते हैं। तो ये भी मैसेज है। और इस मैसेज के बाद जो मैंने पहले कहा कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आप किसी को भी, ना वोटर को ना कार्यकर्ता को। और जो दरारें हैं उनको देख लीजिए, अभी दरारें देखने की बात है। और केवल अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, तो फिर तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी भी आप डालकर देखिए उसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जी हेड्स रोल होने चाहिए। और वो इस जो हिसाब से तो। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मंत्री जी हैं उनकी भी जिम्मेदारी थोड़ी डाली है। बहुत देर से कुछ खोज रहे थे विजय जी, आप कह रहे हैं ना बिहार चुनाव में मामूली दरारें नहीं थी, लेकिन 21 दिन तक अमित शाह वहां बैठ करके जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के सबको मनाया, सबको हाँ, तो ऑन मैं बोर्ड वही तो कह रहा हूँ कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, नहीं लिया तो नहीं जीत गए टेकन ना। फॉर ग्रांटेड लिया था। और यहां पर भी अभी भी एक मैं बार कह रहा त्रिपाठी हूं, जी, त्रिपाठी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन जरूर करेगी। सर मुझे लगता है कि आप लोग मूल मुद्दे पे फिर थोड़ा सा भटकने का हो रहा है। विजय जी गिरिराज जी तक पहुंच गए, सम्राट जी की- सब लोग वहां पर बैठे हुए सबके- हैं। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर प्रत्याशी का चयन कैसे हुआ। एक लाइन की बात है ये बाकी चीजें तो उसके दाएं बाएं है ना। भाजपा में वही तो लोग taken for नाराज granted होना, का मतलब वही है ना। लोगों का प्रसन्न होना, लोग विरोध करना, ये सब होता है। चलिए, ठीक है कोई ऐसा चुनाव नहीं जिसमें नहीं होता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजेपी को जरा ये सोचना चाहिए कि क्या उसके प्रत्याशी, क्या जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पर कहूं, इससे थोड़ा संदर्भ अलग लगेगा। चलिए सर। यूपी की बीजेपी की जो टीम बनी है, जैसे बनी है, इससे खराब टीम बन सकती थी क्या? बिल्कुल मैं इसको कह रहा हूं। सहमत है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किसको किस लिए आपको बनाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे स्वागत हुआ जरा वो देख लीजिए, क्योंकि आपकी टीम में जो लोग हैं उस काबिल है ही नहीं। चलिए ठीक है सर, अब कुछ तो बात हम नतीजा आने पे भी करेंगे। सब तो आपने भी बता दिया, रिजल्ट पे हम क्या बताएंगे? ये तब भी रहेगा अगर भाजपा जीत जाए।
हाँ तब भी अरे रहेगा। अब क्या जीतेगी सर? क्या अभी भी लग रहा है आपको जीत सकती है? मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं, जीत नहीं, जाए पहले तब ये बात भी- हो ही जाए सर। नहीं, एक लाइन बीजेपी तो- बीजेपी नहीं, सीट अभी भी बचा सकती है क्या? नहीं, बचाने को तो कैसे बचाएगी? अरे एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट एक मिनट। 16वें दौर का भी हर्षवर्धन जी। नंबर आ गया 22,776 नीरज कुमार, 31,742 यानी 8,000 वोट, एक 9 है 9,000 वोट की बात सीधी खत्म हो गई बात। बढ़त हो गई। सौरभ जी एक चीज है, हम संगठन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, क्या बिना उसके कुछ है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करेंगे? 2 उप मुख्यमंत्री हैं आपके। सर एक बार ये बात कर ले, 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर लगातार आगे, 8,966 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, लगभग 9,000 वोट से आगे। और दतिया में कांग्रेस 6,583 वोट से आगे हो गई है। दोनों जगह ये वोट, ये लीड जो है डिसाइसिव होती जा रही है। 10,000 के आसपास लीड तो बिल्कुल ही प्रॉपर डिसाइसिव वोट बढ़त हो जाती है। डिसाइसिव डिसाइसिव तो अब उसी तरफ प्रशांत किशोर तो लगभग आ ही चुके, और वहां दतिया में भी कांग्रेस लगातार उसी तरफ है। तो अब ये मामला खत्म है सर, नहीं बचा कुछ। एक मिनट मैं जो जिक्र करना तो चाहता थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। बस शॉर्ट में, हम धीमी गति का समाचार है लेकिन जल्दी बोलूंगा इसमें। मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं कि जब आप उत्तर प्रदेश में संगठन की बात इतनी करते ही हैं, ईमानदारी चाहिए। नहीं, जब आप शिष्य होकर के इतना बड़ा तंज, बाद में हम निपटेंगे। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप संगठन की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य कितना है? सरकार के अंदर आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं और वो एक चींटी भी नहीं मार सकते, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है 2 उप मुख्यमंत्रियों के पास। मुख्यमंत्री कार्यालय में सारी की सारी ताकत आकर के सिमट जा रही है। वो आपके मंत्री हैं, वो कार्य नहीं करते, वो सेक्रेटरी नहीं बदल सकते, अपने इंजीनियर नहीं बदल One सकते। state at a time. तो वो चीजें, वो भी चीजें देख, नहीं मैं कह रहा हूं ये भारतीय आगे सर जनता सुनिए, पार्टी के लिए शुभ ये संकेत अगली नहीं खबर है। आपको बड़ा आनंद सेक्रेटरी आएगा तो इस दिल्ली में भी बात नहीं पर। बदल सकते सर। यूपी अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, वहां प्रधानमंत्री के लिए बहुत अपशब्द बोले गए थे, और फिर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी बनाया, कहा कि मैं सबको माफ करना चाहता हूं और सब लोग इस बात से आगे बढ़े, हमारे ही बच्चे हैं, बच्चों को दिशा दिखानी पड़ेगी। अब एक छोटी सी बच्ची, एक 15 साल की बच्ची, इसने भी बहुत अपशब्द बोले थे। नाम अब चूंकि दुनिया जानती है, लेकिन चलिए मैं फिर भी नाम नहीं लेता, हालांकि सबको पता लग गया है। अरे एक सेकंड, राज्यसभा पहले चलेंगे, किरण रिजिजू बोल रहे हैं इस वक्त। और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है, सरकार के खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय जय माकन जी को, मौका दिया पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज वो ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। वही वहाँ कोई ऑपोजिशन के सांसद जो है वो विषय पर नहीं बोल रहे थे, फिर उनको जो सभापति थे उनको जो है उनको हटाना पड़ा, उनको मतलब माइक किसी और को देना पड़ा। इस बात पर हंगामा चल रहा था वहाँ पर। हम बात कर रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो गाली गलौज हुई प्रधानमंत्री के लिए, उसको लेकर एक लड़की ने काफ़ी कुछ बोला था, फिर उसने वीडियो बना के माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मेरी उम्र केवल 15 साल है और वहाँ लोग जो है कुछ सब लोग कह रहे थे, मुझसे भी किसी ने कहा तुम भी बोलो, और मैंने भी आगे आकर के मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसकी माँ ने भी एक वीडियो बनाया है और उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और बच्चों को माफ़ करने की बात उन्होंने की है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को तो उन्होंने जन्मदिन पर जीवन दान दिया। इस लड़की की माँ ने अपनी बेटी के अपशब्दों के लिए फिर एक बार माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने एक बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री को एक काम और करना चाहिए कि छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। कि कुछ उन्होंने एज ब्रैकेट भी बताया, 12 या 14 साल से लेकर के इतने साल तक के बच्चे जो हैं ये ना सोशल मीडिया पर हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब इनके लिए बैन होना चाहिए। और दूसरा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन, रैली स्थल पर जाने पर भी रोक होनी चाहिए। इनको आप सुन लीजिए। फिर केजरीवाल जी ने भी इसी लड़की का मुद्दा उठाते हुए क्या बताया, मैं वो बताऊंगा। मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो,
हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया भी बच्चे ना हो और रैलियों में भी, धरने प्रदर्शनों में भी वो ना जाएं, प्रधानमंत्री ये काम एक और कर दें। जी बताइए, त्रिपाठी जी कह रहे थे इस पर कुछ। नहीं, देखिए, एक पक्ष तो मैं भी वो मानता हूं, क्योंकि कई बार अच्छा भी लगता है और सोशल मीडिया एकदम से खराब नहीं है, बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं। मतलब चूंकि बुरा वाला पक्ष हमें दिखता है तो इसलिए नहीं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। और कई बार हमें ये भी लगता है ना कि सोशल मीडिया नहीं होता तो हम शायद अपने से बाद की पीढ़ी को जान भी नहीं पाते। ये भी तो एक मसला है ना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का अति जो है, जो उसका जो एक्सट्रीम यूज है, उसने जरूर सोसाइटी को खतरा किया है। और ये कोई संकट नहीं है, हम अपने घर में, हम सब अपने घर में देखते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, वो रील देखे जा रहा है, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड पे बढ़ाते चला जा रहा है। उसकी सारी क्रिएटिविटी, उसका सारा कंसंट्रेशन, वो सब खत्म हो रहा है। इरिटेटिव बच्चे हो गए, क्योंकि उनको लगता है ना कि कोई चीज है, अगर वो नहीं है तो फिर वो छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो ये पक्ष ठीक है कि 16 साल तक के बच्चों को बिल्कुल सोशल मीडिया रोकना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो दूसरा वाला पक्ष है कि 18 से नीचे को धरना प्रदर्शन में नहीं होना चाहिए, बच्चों को धरना प्रदर्शन में जाने से कैसे हम उनको ट्रेंड करें वो तो समझ में आता है। लेकिन हम ये कहें कि अब 18 से नीचे वाला होगा तो उसकी पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा रहेगा कि नहीं तुम नहीं जाओगे, ये तो डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। और कई बार हम तो ये भी कहते हैं ना कि लोकतंत्र में तो बच्चे जा रहे हैं, अगर अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, इस उम्र के हो गए कि अपने आप जा रहे हैं, तो उनको जाना ही चाहिए। डेमोक्रेसी में ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं। और मैं प्रदर्शन का बिल्कुल पक्षधर हूं, इसमें कहीं कोई नहीं। हाँ, गंदे और भद्दे प्रदर्शन का मैं घनघोर विरोधी हूं। तो एक पक्ष वो ठीक कह रही है। और एक लाइन और आपके लिए, अगर आपने भी माताजी के तौर पर अपनी थोड़ी जिम्मेदारी निभा ली होती, आप भी तो मां है ना, अब तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन माता के तौर पर, मां के तौर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आपने और पिता ने निभा ली होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और ठीक है, वो और ये कि प्रदर्शनों में नहीं भेजना है, ये तो माँ बाप का फैसला होता है। इतना आसान नहीं होता सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, ठीक कह रहा हूँ, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है पहले। सौरभ ऐसा है कि हमारे घर में 2 जैन जी हैं और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब वो अपने स्कूल डेज की बात करते हैं तो बहुत आराम से कहते हैं कि कैसे हम लोग बस से उतरते थे और कपड़ा लिए हुए रहते थे, अलग से कपड़ा ड्रेस होता था, अंदर जाने के बजाय जो है हम लोग फिल्म देखने चले जाते थे। तो ये स्कूलों में होते रहता है, ये सब हम लोगों को जानकारी में आती रहती है। लेकिन जब जैसे आज कहा गया ना कि ये 15 साल की, इसको छोड़ देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि भाई ऐसी रैलियों में लोग भाड़े पर लेकर के जाते हैं, कुछ खिलाने के नाम पर ले जाते हैं, कुछ पिलाने के नाम पर ले जाते हैं। यदि पकड़े जाते हैं तो फिर उनको कहने का यह अधिकार नहीं होगा कि हम 15 साल के थे। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें एक लिवेज दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसलिए है कि भाई 18 के बाद जो है आप एक वयस्क आपको मान लिया जाता है, आप बालिग हो जाते हैं। 18 से पहले आपको बालिग के तौर पर नहीं माना जाता है। तो ये इसमें कोई बुरा नहीं है। अब ये सब सुझाव आएंगे, प्रदर्शन वगैरह ये सब चीजें कई देशों में सोशल मीडिया बैन है बच्चों के लिए, है डेवलप कंट्री में बैन है, डेवलप कंट्री में बैन है सोशल मीडिया टू फैमिलीज है, तो परिवार दरअसल देखना पड़ेगा। ये मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे या किसी का वो अपने बच्चे को लेकर जाना चाह रहा है वहां, और वहां पर ये धरना, ये ना गंदा धरना प्रदर्शन हो गया। वरना लोकतंत्र में तो आप जाते हैं, 4 बातें सुनते हैं, मुद्दे सुनते हैं, तो उसको कैसे आप चलिए जल्दी से इसी से जुड़े कुछ और अपडेट आपको मैं दे देता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस के 5 कर्मियों के फैमिलीज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस के 5 कर्मी प्रदर्शन में घायल हुए थे। याचिका में पुलिस कर्मियों से मारपीट और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं में घायल इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह की पत्नी, घायल हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मीणा की पत्नी, घायल एएसआई विनोद कुमार मीणा की पत्नी, घायल एएसआई धर्मेंद्र के बेटे और घायल एसआई अशोक कुमार मीणा की पत्नी शामिल हैं। और एक एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिंसा को लेकर आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग की है कि भाई जिन्होंने बुलाया था धरना, उनसे उनकी जवाबदेही तय कीजिए, क्यों हिंसा हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वाले युवाओं को सामुदायिक सेवा का आदेश देने का भी
की भी मांग उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो ये एक बात थी। एक और बात, अगली सीजेपी से जुड़ी खबर, सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में होगी, जिसमें सीजेपी के प्रमुख सदस्य पार्टी की आगे की रणनीति और कार्य योजना पर बात करेंगे। ये सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर मीटिंग होगी। मीटिंग में पार्टी के आने वाले आंदोलन की दिशा, नए मुद्दे और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। 5 अगस्त की बैठक के बाद सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें भविष्य की कार्य योजना, इस सब के बारे में बताया जाएगा। 5 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर के बालूज में अभिजीत दीपके के घर पर होने वाली इस मीटिंग में 15 सदस्य सीजेपी के वो जो हैं शामिल होंगे। अब ये देखना होगा, ये कल जो सुनवाई, परसों सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये जो दूसरे पुलिस के घायल पुलिस वालों की फैमिलीज ने जो याचिका दी है उस पर वो क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था ना कि जो अंडर एज बच्चे हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है उसमें कोई कोर्सिव एक्शन पुलिस ना ले, मतलब कोई गिरफ्तारी डिटेंशन ना करे, और बाकी जो थे डिटेंशन में उनको छोड़े, बाकी अपनी जांच करती रहे, लेकिन उनके ऊपर एक्शन कोई नहीं होगा सिवाय उनके जिनके खिलाफ कोई पूर्व में एफआईआर हो। तो अब वो इनके उस पर क्या कहेगी, मान लीजिए कोई अंडर एज 16-17 साल का लड़का है, लड़की, वो किसी पुलिस वाले को मारते पीटते दिखाई देते हैं या आरोप लगता है उन पर, तो फिर क्या होगा? वो तो मांग करेंगे कि आप एक्शन लीजिए जिस पे भी, जो भी उसमें दोषी हो। ये देखना होगा। हाँ, ये जो आप लोग सब बात कर रहे थे उसमें वो सुझाव ठीक है जो एयरफोर्स के रेडार अफसर लेके गए हैं कि भाई इनको आप कम्युनिटी सर्विस करने की सजा दें। हाँ, ये ठीक है, ये आपको कहीं तो ये होनी चाहिए। देखिए, इस बहाने ये बात ये भी होनी चाहिए कि हम अपने विद्यालय कैसे बनाते जा रहे हैं, हम अपने सोसाइटी को कैसे बनाते जा रहे हैं। और हम लोग मीडिया के तौर पे अचानक किसी विद्यालय में आता है कि बच्चे से विद्यालय साफ कराया जा रहा था, दौड़ा लेते हैं हम लोग, जबकि पहले तो विद्यालय में अपना विद्यालय साफ रखना, वो तो इसी से जुड़ा एक अपडेट आज की सुनवाई पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, सर सुनिए, इंपॉर्टेंट, सीजीआई ने आज इसी मामले की सुनवाई पर कहा है 20 जुलाई को जो हुआ था ये सब, ये छात्रों की आड़ में छुप रहे अपराधी रियायत के हकदार नहीं है। ठीक बात, मतलब कोई आपराधिक बैकग्राउंड वाला व्यक्ति जो भी होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, सीजीआई ने साफ कर दिया। फिर आगे कहा है कि सीजीआई ने कहा है कि यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी को बख्शा जाएगा या प्रदर्शनकारियों के बीच आने वाले किसी आपराधिक तत्व को, वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। अगर जिस पुलिसकर्मी ने कोई डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स यूज की है, बल प्रयोग किया है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, और इनके बीच में घुसकर किसी अपराधी ने अगर हिंसा की है उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। समीर नहीं, मुझे लगता है बराबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कोई अपराधी हो बचेगा नहीं। अगर पुलिस ने भी अगर बर्बर तरीके से मारपीट की और पुलिस का भी इंटेंशन गलत रहा है तो पुलिस अधिकारियों को भी बचाने की जरूरत नहीं है। और छात्रों की आड़ में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें तो बचाने का सवाल ही नहीं उठता, इसका तो कोई समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है कांग्रेस जनता पार्टी को भी ये कहना चाहिए कि छात्रों की आड़ में जो अपराधी उनका हो। लेकिन एक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वालों के परिवार ने लगाया है कि भाई जो धरना प्रदर्शन के जो करने वाले जो आयोजक है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो पुलिस तो हमेशा उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करती है, जो आयोजक होते हैं उन्हीं पकड़ा जाता है, कुछ भी होता है। तो ये तो पुलिस हमेशा करती रही है, तो पुलिस को तो करना है, पूछना चाहिए था आयोजकों को कि भाई आपको हमने शांति प्रदर्शन की अनुमति दी थी, कैसे आपके इसके अंदर हुआ है? क्या पुलिस ने एक बार भी किसी आयोजक को बुला के पूछा है? तो मुझे लगता है कि पुलिस खुद पूछना नहीं चाहिए उन आयोजकों से। परमिशन में लिखा हुआ ही होता, परमिशन में पहले ही होता है। हाँ, तो नहीं कह रहे तो क्या बुलाया गया अभिजीत दीपके को कि आपके प्रदर्शन में हिंसा हुई है? परमिशन नहीं दिया गया था, फिर मैं कह दूं नहीं, संसद मार्च की कोई परमिशन नहीं, संसद मार्च की परमिशन दी, लेकिन आपने बुलाया क्या अभिजीत दीपके को कि आपको परमिशन बुलाना चाहिए? आपको बुला के बिल्कुल बुलाना चाहिए। आप बुला नहीं रहे हो तो पुलिस को पहले प्राथमिकता बुलाना चाहिए। जब पुलिस नहीं बुला रही हो, पुलिस के घर वाले घर पर जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति किसी ने ली थी, वो कौन थे? वो अभिजीत दीपके थे, कोई थे, जो भी हो, वो आयोजक है, उसकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रदर्शन में इतने लोग आए और ये हिंसा हुई, आप पे क्यों नहीं कार्रवाई हो? ये बात तो अच्छा कि आपने याद दिलाई सर, ये बात तो हमने भी नहीं की अभी तक। बिल्कुल सरासर बिल्कुल ये होना ही चाहिए, और हर प्रदर्शन में होता है। किसी भी प्रदर्शन में कुछ ऊंच नीच होती है, सीधे आयोजक की गर्दन पकड़ी जाती है। नहीं, सबसे पहले सर एक बार मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद टूटी थी तो आडवाणी जी पर केस कैसे चलाया गया था? नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की रैली में उमा भारती पर केस सबसे विजय की रैली में भगदड़ से जब मर गए थे, 40 लोग मर गए थे, तो फिर आयोजकों पर कार्रवाई की थी। विजय से सीबीआई पूछताछ कर रही है आज तक, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर। बाबा जी से भी पूछताछ की है क्या? जो 100-125 लोग मर गए थे, करना चाहिए, हाथरस में 2-3 साल पहले हो गया। पकड़ के पूछताछ होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बुलाया था, तो पूछताछ करने बुलाया था सर उनको।